मेरे प्रिय मित्रों, आइए 5 फरवरी 2021 भूमंज ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय प्रातः स्वाध्याय वेला दिवस 110 धन 36 संस्कृत साहित्य के चतुर्थ दिवस में ज्योतिष पाठ के 36वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्य उदय 7 से कम 6:59 में सूर्य उदय। अस्त होगा 17:53 1 मिनट बाद बढ़ के, तो दिन बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। 7 था तो अब 6:59 हो चुका है। 35 मिनट का समय हो चुका है। अभिवादन करें, प्रणाम करें। अभिवादन शीलस्य नित्यं मृदो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। प्रातः वेला जानते हैं, पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा हम कहते हैं, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा करिकुलम और सिलेबस। पाठशाला के भाग 2 पर हम पहले चर्चा कर लेंगे, पाठशाला के भाग 1 पर बाद में दूसरे चरण में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद फिर आगे हम क्रम को बढ़ाएंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना है, हमने कहा था NET NTA UGC 2024 एक नई सूचना आई है। UGC NET राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है परीक्षा को करवाती है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट राष्ट्रीय योग्यता जांच एक परीक्षा है, एक इम्तिहान है। इससे जांच होती है कि राष्ट्र के लिए तैयार हो गया नहीं हो गया, इसलिए राष्ट्रीय हमने कहा। राष्ट्र के लिए योग्य व्यक्ति हमको चुनना होता है। हमें राष्ट्र के लिए व्यक्ति चाहिए जिसमें 2 चीज होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, और एक होता है प्रवक्ता, प्रोफेसर, लेक्चरर, सहायक अध्यापक। 2 बातें होती हैं इसमें। तो ये सूचना आ चुकी है। कल विवरण है UGC नेट दिसंबर 2020 मई 2021 में, जो 20 में होना था वो मई में हो रहा है, 2021 में हो रहा है। प्रकार होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 से 14 मई तक होगा, 2 से 14 मई तक और 17 मई 2021 तक ये परीक्षा होती है। 7 से 10 दिन लगते हैं इसमें होने में। प्रश्न पत्र होते हैं, 2 प्रश्न होते हैं। पहले में 50 प्रश्न होंगे, दूसरे में 100 प्रश्न होंगे। पहले में 50 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का उत्तर 2 का होगा तो 100 अंक होंगे, और 100 प्रश्न है क्योंकि वो भी 2 अंक का होगा तो 200 अंक होंगे, और समय जो होगा 3 घंटे का होगा। पहला जो प्रश्न पत्र उसमें 1 घंटे का, दूसरे वाले में 2 घंटे का समय मिलेगा। 1 धन 2 बराबर 3 घंटा। 50 धन 100 बराबर 150 प्रश्न होंगे। 100 धन 200 बराबर 300 पूर्णांक होगा। 100 रुपये है शुल्क, इसका जो पेमेंट भुगतान 100 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये वर्गानुसार है। योग्यता क्या चाहिए? 55% अंकों से होता है। कम से कम न्यूनतम विषय में क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग होता है 50% अंक उसके होने चाहिए। तिथि जो है 2 मार्च 2021 में से उसका आवेदन करने की तिथि हो चुकी है, 2 मार्च 2021 तक। तो ये होना तो था। NTA NET UGC जो है ये परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है। दिसंबर में होना था, दिसंबर में नहीं हो पाया तो उसको मई में करा रहे हैं। तो उससे संबंधित सूचना जो हमने बनाया था, इसमें कुछ परिवर्तन थोड़ा करना पड़ेगा हमको। अब
परिवर्तन ये करना है कि जो हम कहते हैं NET UGC 2024 जो है, इसमें परिवर्तन ये हमें करना है। बाकी से वही रहेगा, स्नातक फर्स्ट जो हो गया 19 से 20, 2019 से 2020 फर्स्ट, 2020 से 2021 सेकंड हो गया, 2021 से 2022 थर्ड हो गया। तो BA जो है इनकी स्नातक जो है 30/6/2022 में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद स्नातकोत्तर होगा 2022, 2023, 2023 से 2024। 2024 का कौन सा महीना रहेगा? 30/6/2024 तक स्नातकोत्तर पूर्ण हो जाएगा। और मैं दिन की बात की थी, इसको हमने गणना उस दिन करा था, तो 1571 कुल उस दिन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 110 दिन की भी उसमें जोड़ा था, तो उसको मिलकर हमने कहा था पूरे 1571 दिन का हमारे पास अवसर है। 1571 दिन, अब उतना दिन नहीं है, अब तो उसमें हमारा 36 दिन 110 और जोड़ेंगे तो 146 करीब 150 दिन और उसमें हमें यहाँ से ऋण करना होगा, तो करीब इतना समय हमारे पास अब है। यहाँ पर तो ये हमने दिन के हिसाब से बताया था, इतना दिन हमारे पास शेषेंगे। कुल समय जो हमने सितंबर से हम बात कर रहे हैं, तो सितंबर से हमने प्रारंभ किया था, तो वहां से समय की गणना करते हो, तो उस आधार पर 1571 दिन का हमें एक हमारा एक श्रृंखला है, एक सीरीज है 1571 दिवसीय। यहाँ पर हमने कहा कि हमारे जो एक वर्ष जो होता है उसको हमने 2 भागों में बांटा था। हमने कहा था जनवरी से लेकर के जून, जुलाई से लेकर के दिसंबर, हमने 2 सत्रों में इसको बांटा था। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप क्या है, आगे जो हमने ये तो फिर स्नातक में ठीक है, लेकिन स्नातकोत्तर में क्या है, 6 महीने में परीक्षा होगा। इनकी साल में नहीं होगी, इनकी 12 महीने में नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा 6 महीने में, इनकी 5-6 महीने का परीक्षा होगा, तो इनकी 5वें महीने में 6ठे महीने में क्या परीक्षा हो जाएगी, तो हमें तैयार 5-6 महीने हो जाता है। अभी तक हमें क्या करना था कि 9-10 महीने में, 11 महीने में हमें तैयार होना है, लेकिन स्नातकोत्तर में क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी परीक्षा होगी तो हमें 5 महीने में तैयार हो जाना है। इसी चीज को ध्यान में देते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये हमें परिवर्तन करना पड़ा। इसके लिए हमें एक पाठशाला और करनी पड़ेगी, यानी कि सुबह की पाठशाला और शाम की पाठशाला, इनके 2 सत्र हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये जो हम काम यहाँ पर कर रहे थे, काम तो दोनों करने पड़ेंगे, लेकिन एक समय हमें और बांटना पड़ेगा, शाम की पाठशाला और करनी पड़ेगी। देखते हैं कब से प्रारंभ करें, लेकिन प्रारंभ करना पड़ेगा। इस जुलाई से प्रारंभ कर दें या उससे पहले भी कर लें, लेकिन करना पड़ेगा। तो सुबह शाम 2 पाठशाला, हमें 2 पाठशाला करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान यहाँ पर ये रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 महीने में तैयार होना पड़ेगा। कम समय में हमें तैयार होना पड़ेगा, तो समय ज़्यादा समय हमें देना पड़ेगा। तो जितना समय जितना हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, जितना हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, उसके लिए हमें जितना हमें तैयार होना है, तो उसके लिए हमें निरंतर परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। तो परिवर्तन ही है। उस समय जब हमने इसे बनाया था, उसमें ये ख्याल हमने नहीं रखा था कि 6 महीने में तैयार हमें होना है। अब ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पर 6 महीने में तैयार होना। तो अब 6 महीने में आप देखो हो क्या रहा है, दुर्घटना क्या हो रही है, उसे देखें, एक्सीडेंटल घटना क्या हो रही है। जिसे आप पहले इस नियम को समझें, तब जाकर इसमें परिवर्तन संशोधन क्या करना, वो बात समझ में आएगी। हमने कहा था कि जो हमारे पास वर्ष कितने हैं, हमारे वर्ष जो था 20 गया, वो समय गया। हमारे पास 21, 22, 23, 24 यानी कि 4 वर्ष का हमारे पास समय है। अब हमने 4 वर्षों में हमने कहा कि जो 4 वर्ष है उसको भी हमने 2-2 भाग में बांटा था, 2-2 सत्रों में हमने बांटा था, 2 उसके भाग किए थे, 2 भाग किए थे इनकी, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, इनकी 6 महीने है, 6 महीने, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होते, तो ऐसा हमने विभाजन किया था। तो हमने कहा था कि जो जनवरी से लेकर जून तक महीना जो होता है, जनवरी से लेकर के जून के महीने जो होता है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पाठ्यक्रम पर, पाठ्य चर्चा पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो जुलाई से लेकर के जो दिसंबर का जो समय, 6 महीने का समय मिलेगा, वहां पर हम बात करेंगे पाठ्यचर्या पर, करिकुलम पर, प्रश्नों उत्तर चर्चा पर हम बात करेंगे। अगर इस आधार पर अगर हम करते हैं, अब यही अगर नियम हम लगाते हैं, अपनी इसी नियम से अगर हम चलते हैं, तो दुर्घटना क्या होगी, दुर्घटना ये होगी कि अब स्नातकोत्तर जो है 6 महीने परीक्षा हो जाती है, इनकी स्नातकोत्तर जो हमारा है वो प्रारंभ हो जाएगा जुलाई 2023 से स्नातकोत्तर प्रारंभ हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 से स्नातकोत्तर का प्रथम वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, और प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर, छमाही प्रारंभ हो जाएगा। 6 महीने में तैयार होना है। अब वो 6 महीने परीक्षा कब जाएगी, दिसंबर में होगी। और हमने क्या कहा था कि इस समय हम क्या करेंगे, पाठ्यचर्या, प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। अब यहीं पर प्रश्नोत्तर चर्चा, पाठ्यचर्या पर हम चर्चा कर रहे होंगे, और वहां पर परीक्षा हो रही है,
और हम करेंगे परीक्षा में क्या करेंगे, जनवरी से लेकर के जून के महीने में करेंगे। तो इसके बाद बिना पढ़े ही परीक्षा दे सकते हैं क्या? तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए कि ये दुर्घटना हो जा रही है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समय को अब यहाँ से हटा करके उसको हमें फिर रात की पाठशाला में, यानी सत्र शाम के पाठशाला में उसका आयोजन हमें करना पड़ेगा। तो एक दिन में 2 पाठशाला होंगी, अभी तो 2 ही है, हो सकता है 3 पाठशाला भी हमें करनी पड़े। समय को करना पड़ेगा, जितना समय आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे पास समय 1571 हमने कहा था, वो दिन ऋण होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो उसके लिए कम करना पड़ेगा, समय अधिक देना पड़ेगा। तो हो सकता है तीसरी पाठशाला भी हमें करनी पड़े, तीसरी पाठशाला भी करनी पड़ेगी। इस पर भी विचार हमें कर लेना है, लेकिन 2 तो अब करनी है। अब कब से करनी है उस पर हम भी सूचना कर देंगे, तो करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये नियम बनाया है ये तो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें जो अब अच्छा जो हम दूसरे सत्र में करेंगे वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हमें ये करना है। यहाँ पर हम ये कर रहे थे, यहाँ पर हमने कहा 6 महीने में हम करेंगे। जो हमारा ये जो मैंने बीजीबी स्वाध्याय जो पाठशाला जो करें, इसके 2 भाग है हमारे पास, 2 भागों पर हम चर्चा करते हैं। एक पाठशाला में हम 2 भागों पर हम चर्चा करते हैं। एक को हमने पाठ्यचर्या, यानी पहले भाग को हमने पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा हमने नाम दिया, जो विद्यार्थी के लिए होता है, जिसको हम करिकुलम भी कह सकते हैं। और एक होता है कि जो संस्था के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा निर्धारित होता है, इसको पाठ्यक्रम कहते हैं, सिलेबस कहते हैं उसका, यानी कि पाठ्यक्रम भी लेना और अपना भी लेना है। दोनों को समतुल बनाते हुए आगे में बढ़ना है, दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे में बढ़ना है। अब ऐसा तो है नहीं जो पाठ्यक्रम संस्था ने बनाया है वो हमारे अनुकूल हो, कोई अनिवार्यता नहीं है। तो उसके लिए उन दोनों में संतुलन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को साथ में लेना पड़ता है। तो पाठशाला के 2 भाग हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो 2 पाठशाला के भाग इस सत्र 1 में भी हो रहा है, तो सत्र दूसरे में भी हमारा रात की शाम की जो पाठशाला होगी वहां पर भी हमारे 2 भाग होंगे। अब पहले भाग में हमारा जो ज्योतिष पाठ जो चलता रहेगा, इसमें कोई इसको हम हटाने का इसको कोई व्यवधान नहीं करेंगे, ये तो चलता रहेगा। तो पाठशाला के भाग 1 में तो यही रहेगा, लेकिन पाठशाला के जो भाग दूसरा जो है, जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको व्यवस्थित कर लेंगे। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा स्नातकोत्तर ये दुर्घटना कब से होगी, 2022 से होगी। 21 चल रहा है, 2022 से प्रारंभ हो जाएगी। ज़्यादा लंबा समय नहीं हो दुर्घटना होना प्रारंभ हो जाएगी, तो इसलिए पहले हमें तैयार होना है। अर्थात कहने का मतलब है कि सत्र 1 में जो हम सुबह की जो पाठशाला हम करेंगे, वो स्नातकोत्तर में हम क्या करेंगे, यानी कि 7वें से 12वें महीने, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि जुलाई से लेकर के दिसंबर का जो महीना है, उसको हम सत्र 1 पर हम बात कर लेंगे, सत्र 1 पर हम बात कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ये देखें कि शाम की जो पाठशाला होगी उसमें हम ज्योतिष पाठ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ज्योतिष पर बात हम नहीं करेंगे, ज्योतिष पाठ जो इसको हम बात नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। इस पर हम सुबह हम चर्चा कर लेंगे। सुबह जैसे भी चल रही ऐसी होगी, लेकिन शाम को क्या होगा, शाम को इस जो ज्योतिष पाठ वाला जो भाग जो पहला 1 है, इस पर हम जो स्नातक हमारे स्नातकोत्तर जो कह रहे हैं उसका जो 6 महीने में तैयार होना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी उसके बाद जो दूसरा भाग वहां पर हम करेंगे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, राष्ट्रीय योग्यता जांच परीक्षा, उसकी तैयारी करेंगे, जिसको हमने कहा था नेट 01, नेट 02, नेट 03, इसकी तैयारी करेंगे। तो इसको इस तरह से हमें व्यवस्थित करना है, इस तरह से हमें योजनाबद्ध तरीके से हमें तैयारी करनी है। जीवन निरंतर तैयारी, निरंतर परिवर्तन, निरंतर रूपांतरण, निरंतर चेंजेस लाना। तो 2022 का जो जुलाई का महीना आएगा, जुलाई से लेकर जो दिसंबर का जो समय में जो महीना रहेगा, जो 6 महीने का जो समय रहेगा, उसके हम शाम की पाठशाला में सत्र 1 पर जो भाग 1 है, जो पाठशाला 1 है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे स्नातकोत्तर के जो है क्या मेरी है पाठ्यक्रम, यूओयू के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम जो है, उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर। और दूसरे जो भाग जो पाठ्यचर्या जो करें, यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं कि इसको भाग 2 पर रख देंगे, इसको भाग 1 पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नेट की जो तैयारी हम करेंगे, वो तैयारी क्या रहेगी, हमारे इनकी पाठ्यचर्या था करिकुलम में आ जाएगा, तो उसको पहले यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर भाग 2 पर यहाँ पर हम संस्थान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम जो है उसको यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर परिवर्तन और कर लें, परिवर्तन ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सत्र 1 जो है, इसको सत्र 2 में हम रखेंगे, इसको सत्र 1 में हम करेंगे, ये परिवर्तन करने और सही रहेगा। तो यहाँ पर हम जो नेट की हम बात कर रहे थे, उसकी हम परीक्षा जो हमें तैयारी करनी है, राष्ट्रीय योग्यता जांच परीक्षा जो उसकी तैयारी जो करनी है, उसकी प्रिपरेशन जो करनी है, उसको हम यहाँ पर सत्र 2 में रात के
शाम की पाठशाला में कर लेंगे, सोचता है रात ही हो जाए तो रात की पाठशाला में करेंगे, कितनी जल्दी प्रारंभ करेंगे, करना तो पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर कर लेंगे और दूसरे भाग में हम वही स्नातकोत्तर की जो पाठ्यक्रम है उसको चर्चा कर लेंगे। तो ये दूसरी सूचना हमें समझ ली है, ये सूचना हमें ख्याल रखनी है, ये परिवर्तन करना है और कुछ जो परिवर्तन करना होगा उसमें सूचना हम कर देंगे। आइए भाग 1 में, भाग 2 में प्रवेश करें, भाग 1 पर हम चर्चा बाद में करेंगे। तो यही महत्वपूर्ण सूचना थी। आइए मुख्य प्रश्न के टॉपिक में आते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या भाग 2 पर हम बात करते हैं। संस्कृत साहित्य के चतुर्थ दिवस में आइए हम प्रवेश करें। चतुर्थ दिवस के हम आज खंड दूसरे में प्रवेश करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य संस्कृत लिटरेचर कि हम उसका जो शीर्षक, जो उसका पुस्तक का नाम जो दिया है उसको व्यक्त करने का तरीका जो है SL201 है। उस शीर्षक, उसका शीर्षक जो नाम, पुस्तक का नाम दिया है, व्यक्ति का, जातक का नाम देते हैं वैसे इनका नाम दिया है पद्य गद्य व्याकरण। और खंड दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं आज। खंड दूसरे में वही हम पद्य को समझ रहे हैं। हमने पहले कहा था कि जो हमारा जो पाठ्यक्रम जो है उसमें पहले हम पद्य को समझने का प्रयास हम 2 खंडों में करेंगे। कल हमने 5 इकाइयों में पद्य काव्य में किरातार्जुन्यम भारवी के द्वारा जो रचित रचना थी उसको हमने देखने का प्रयास 5 इकाइयों में किया। अब उसी वो पद्य जो पुस्तक है उसका पहला ही भाग में हम समझ लेंगे। पहले भाग के अब दूसरे अंदर भी खंड दूसरे में भी हम पद्य काव्य को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मित्र दूसरे हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे। तो आज की पाठशाला में एक ही इकाई पर हम चर्चा करेंगे, वो इकाई रहेगी कालिदास जीवनी। कालिदास का जीवन वृत्त के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो उनकी रचना जो कुमार संभव जो है एक महाकाव्य है। इस कुमार संभव को समझने से पहले हमें महत्वपूर्ण होगा कि जो उसके रचयिता, जो करने वाला है उसको समझना। और वो करने वाला कौन है? कालिदास। दास मतलब होता है सेवक, जो काली का सेवक हो। ऐसे कालिदास की जो कृति जो है, 8वीं कृति है कुमार संभव को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर भी हमें कुमार संभव जो है कालिदास के द्वारा रचित जो कुमार संभव है, इसके अंदर भी सर्ग 1 पर ही हमें बात करनी है। जैसे हमने वहां पर कहा किरातार्जुन्यम के बारे में सर्ग 1 पर हमने बात की थी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्ग 1 पर ही बात हम करेंगे। सर्ग का मतलब होता है अध्याय। अध्याय का मतलब आंग्ल भाषा में चैप्टर कहते हैं, सोपान भी कह सकते हैं, उसको सीढ़ी भी कह सकते हैं। तो एक सर्ग, पहले सर्ग पर हम बात करनी। इकाई 1 है कालिदास जीवनी, उनकी जो रचयिता, जो रचना है कुमार संभव है। और हमने कहा था जो भी हमारी रचना जो होती है, वो रचना को हम उसके 3 स्तर हम कर सकते हैं। जो हमारी रचना जो होगी, जो भी हम रचेंगे, जो भी हम आविष्कार करेंगे, जो भी हम क्रिएट करेंगे, जो भी हम सृजनता करेंगे, उसको हम 3 तल पर, उसको स्तर पर हम बांट सकते हैं। कोई चीज रचना की वो अगर मस्तिष्क के तल पर रहेगी तो उसको हम कृति बोलेंगे, अगर हृदय के तल पर रहेगी तो उसको हम काव्य बोलेंगे, अगर वो नाभि के तल पर रहेगी तो उसको हम कला बोलेंगे, कलाकार बोलेंगे। क्या हम कलाकार बन पाए? सभी के अंदर टैलेंट है, सभी के अंदर हुनर है, सभी के अंदर स्किल है, सभी के अंदर सब कुछ काबिलियत है, लेकिन क्या हम कलाकार बन पाए? अब कला क्या होती है? देखने की कला, देखना आना चाहिए, सुनने की कला, बोलने की कला। हमें तो सुनना ही नहीं आता है, बोलना ही नहीं आता है, हमें देखना ही नहीं आता है, हमें मुस्कुराना ही नहीं आता है, हमें जीवन में उत्सव ही नहीं आता, उत्सव मनाना ही नहीं आता है, जीवन में कैसे मस्त रहना है यही नहीं आता है। वो कला बहुत गहरी बात है। हालांकि कह लेंगे हम, किसी व्यक्ति ने काव्य दिया हो तो क्या कलाकार है कहेंगे, क्योंकि अंदर नाभि तो उसके अंदर है, उसके अंदर वो चीज तो है, लेकिन कितना स्तर है उसका, कितने स्तर तक, कितने गहराई तक वो गया, कितने गहराई तक उसने डुबकी लगाई, उसकी स्तर, उसकी प्रतिभा, इसके आधार पर हम बांट सकते हैं इसको। प्रतिभा भी कितना मेधावी है, कितना प्रतिभाशाली है, कितना प्रज्ञाशाली है। कला में प्रज्ञा आएगी, तो कला में तल पर प्रज्ञा, काव्य के तल पर प्रतिभा और कृति के तल पर मेधावी। देखते हैं स्कूल परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो जाते हैं तो क्या मेधावी कहते हैं उसको। तो मेधावी मतलब मस्तिष्क तल पर। जरूरी नहीं कि उसने कलाकारी हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को मापना, परीक्षा में 100% अंक ले आना, फिर उसको पुरस्कार देना, अगर जो नहीं कर पाया उसको दंड देना। यही एक जीवन, यही तरीका है इसको, उसकी हुनर को, उसकी पहचान को पहचान दिलाना, उसकी
मान देना, सम्मान देना, ये अनिवार्यता नहीं है। कोई व्यक्ति क्या है, संगीत में भी होगा, लेकिन संगीत का कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं जी, तो उसके अंदर हुनर, उसका हमें सम्मान नहीं करना चाहिए क्या? अभी हमने कहा शिक्षा में यही प्रतियोगिता, यही कंपटीशन, यही एम्बिशन आना, यही आगे दूसरों को पछाड़ो, आगे बढ़ो। भाई किसको पछाड़ोगे? अपनी सहजता में जीना, अपना जो होना है अपने आप में, आत्मरण में, अपने अंदर जो हुनर उसमें जीना। लेकिन कहाँ होता है, दुर्घटना हो जाती है। बचपन से परीक्षा बोझ उठाओ, ले करो भाई करो, पूरा बोझ बना दिया, फिर परीक्षा देना, अच्छा ठीक है वो चीज़ है। अपनी निजता में जो आपका वर्ण है उसके आधार पर अपना टैलेंट चुनना चाहिए। तीनों चीजें, तीनों गहराई के तल पर है। ऊपरी ऊपरी बात होती है, अधिक से अधिक हम क्योंकि चिंतन ही कर सकते हैं। मौन के बारे में कुछ सीखा नहीं है, उसके बारे में कुछ ख्याल है नहीं, ध्यान के बारे में कुछ ख्याल है नहीं, तो कला तो का जन्म कहाँ से होगा? अब ध्यान का मतलब क्या है? जाते जाते जिंदा मरने की कला का नाम ध्यान, मेडिटेशन। अहंकार को गिराने की का नाम है ध्यान। तो कला तो वहां जन्म होगी ना जहां से अहंकार, ईगोलेसनेस होगा, जहां से अहंकार से शून्य जब हो जाएंगे तो वहां से प्रतिभा का जन्म होता है। प्रतिभा, लेकिन अहंकार के भाई दूसरों प्रतियोगिता करो, कंपटीशन करो, बढ़ाओ, पीछे आगे बढ़ो, पीछे को पछाड़ो, आगे बढ़ो, तो वहां उसको फिर कलाकार कहेंगे। जो दूसरों को पछाड़ के आया, दूसरों को पछाड़ना, आगे बढ़ना, दूसरों को धकेलकर दूसरों को नीचे गड्ढा में डाल के आगे बढ़ना, ये कहाँ से कला हो जाएगी? इसको कलाकार कहेंगे हम, इसको कहेंगे मेधावी, इसको कहेंगे भागा दौड़ी, आफादाफी कहेंगे इसको। काव्य के तल पर इसको प्रतिभाशाली भी कहेंगे। पहले तल में मेधावी कहेंगे, हाँ उसको मेधावी जरूर कह देंगे, लेकिन इसको प्रज्ञाशाली हम नहीं कह देते। अनुभव तो उसके पास है लेकिन समझ नहीं है। अनुभव जीवन से ले लिया, सुबह शाम करा होगा, 10-12 घंटे करा होगा, लगे होंगे, अनुभव तो कर लिया, एक्सपीरियंस, अभ्यास तो कर लिया, प्रैक्टिस तो कर ली। और हमने कहा कि अनुभव क्या है? अनुभूति और प्रैक्टिस, इनकी जो हमारा आचरण, जो हमारा बिहेवियर जो है उसके आधार पर हमारा अनुभव बनता है, एक्सपीरियंस बन जाएगा। उसके अंदर आगे भाई 100 नंबर लाना भी तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए उसको मेधावी तो कहेंगे। अभ्यास तो किया है भाई, लेकिन अभ्यास होश पर किया है, अपने स्वभाव के अनुकूल या प्रतिकूल किया है, होश में या बेहोश में, जागरण में या बेहोशी, मूर्छा में या अमूर्छा में, ये महत्वपूर्ण होता है। तो कला का जन्म कहाँ हो जाता है? काव्य का जन्म कैसे होगा, कृति का जन्म कैसे होगा? ये 3 तरह हमने कहा। रचना तो ऐसे ही कालिदास के है, कालिदास की रचना काव्य है, अर्थात हृदय के तल पर है, इसलिए इसमें काव्य कहा। और काव्य क्या होता था? हमारे हृदय के तल पर जो है, जहां पर हमारा मस्तिष्क आगे नहीं सोच पाता है, फिर हमारे हृदय की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए हमने कहा कि एक अगर हम जिसमें चिंतन कर रहे हैं तो उसमें का उस हमारे जीवन में संगीत भी होना चाहिए। अगर हम 40 मिनट अगर हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं तो कुछ समय बीच में क्या होना चाहिए? फिर संगीत भी होना चाहिए, कुछ गाने होने चाहिए, कुछ नृत्य हो जाना चाहिए। इसका तो मतलब है। और क्या चीज है? तो कुछ मध्य में गीत हो, झूमना हो, नाचना, नृत्य हो। अब होने में तीनों चीज व्यक्ति के पास हैं, लेकिन कैसे निखार पाता है, इसको बाहर ला पाता है, प्रकट करना उसको, वो महत्वपूर्ण होता है। तीनों चीजें हैं, कृति, काव्य, कला तो है, लेकिन उसको बाहर लाना, प्रकट करना, सबके सामने रखना, और फिर और को बताना कि हाँ मैं ला चुका हूँ, तो उस समय होशपूर्वक में आनंदपूर्वक उत्सवपूर्वक जीवन जी रहा हूँ, तो आप भी जियो ना। दिखाई देगी से नहीं, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानो। इसके माध्यम से मैं एक माध्यम बन जाऊंगा, मैं एक बहाना बन जाऊंगा, लेकिन इसके बहाने से भी आप स्वाध्याय करोगे, अपने अंदर टैलेंट जो हुनर है उसको देखोगे, और जब उससे पहचान मुलाकात हो जाएगी तो मेरे को विदा करो। तो खूटी हूँ, खूटी में कपड़ा डाल रहे बस। तो कुछ जब तक अपना टैलेंट समझ नहीं आता तब तक स्वाध्याय कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, इस बात समझ में आती है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, हम धर्म में भी क्या है, ग्रंथों को भी पकड़े हैं भाई, बस बचपन से लेकर के पढ़ रहे हैं, इसको लिए पकड़ रखा, यही सब कुछ है। मतलब वो तो प्राथमिक चीज है। जा रहे हैं मंदिर में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अभी तक जाने हैं मंदिर में, वही प्रारंभिक चीज है। अभी मन ही मंदिर नहीं मिल पाया तो मंदिर जा रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, उसी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सुबह शाम उसका ही कर रहे हैं, समझा नहीं है। जिसमें गीता आती है, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली, सर्वाधिक कम समझी जाने वाली पुस्तक।
ग्रंथों की किताब है तो श्रीमद् भगवत गीता है। तो आइए बात करते हैं उसकी, कालिदास की रचना जीवन परिचय के बारे में। खंड दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं। पद्य काव्य है, कुमार संभव को समझेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में हम कालिदास से मुलाकात हमारी हुई है, पुनः मुलाकात करने का अवसर मिल रहा है। स्नातक प्रथम वर्ष में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम को समझा। अभिज्ञान शाकुंतलम भी रचना जो है वो एक नाटक है। नाटक अलंकार छंद में जो हमने स्नातक प्रथम वर्ष में समझा था, नाटक अलंकार छंद में हमने वो जो नाटक अलंकार छंद में जो नाटक जो लिया था वो अभिज्ञान शाकुंतलम को लिया था, और उसके रचयिता कौन थे? कालिदास थे। तो स्नातक प्रथम वर्ष में मुलाकात हो चुकी है, पुनः अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर कुमार संभव को समझेंगे, यहाँ पर काव्य को समझने का हमें अवसर मिल रहा है। वहां पर नाटक को समझने का मिला था कि कैसे जीवन नाटक, कैसे ड्रामा बने। उसमें हमने दुष्यंत की बात, नायक की बात की थी, शकुंतला की बात की थी, अभिज्ञान बन गया था, दुष्यंत भूल चुका था, तो अभिज्ञान एक निशानी के तौर पर अंगूठी जो है उससे उसको स्मरण आ जाता है। वो अभिज्ञान एक प्रतीक, एक चिन्ह के माध्यम से उसने शकुंतला का उसको ज्ञान होता है कि हाँ पिछले भी मिले हैं इससे, इसलिए इसी के आधार पर उन्हें नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम करा। खंड दूसरे में है पद्य काव्य, वही याद दूसरी कृति काव्य के, नाटक की रचना की है और काव्य की रचना की है। खंड दूसरा है कुमार पद्य काव्य कुमार संभव प्रथम सर्ग को हम यहाँ पर लेंगे। कालिदास का परिचय, समय, महाकाव्य के रूप में कुमार संभव का मूल्यांकन, इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, कालिदास का परिचय, समय, महाकाव्य के रूप में कुमार संभव, मूल्यांकन उसका, सारांश, शब्दावली, अभ्यास, प्रश्न होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची। इस ग्रंथ के माध्यम से सूची हमें दी है, इस ग्रंथ को, ये ग्रंथ उठाओ वहां से इसको और अच्छा तैयार करना है। तो ये ग्रंथ हमने यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय क्या कह रहे हैं कि इकाई की रूपरेखा जो हमने यहाँ पर दी है, यहाँ पर आपको हमने ग्रंथ दिए हैं, इसको अगर आपने और अच्छा तैयार करना है, यहाँ हमने सूची दी है, कोई ग्रंथ उठाओ वहां से इसको और अच्छा तैयार कर लो, तो आपको कुमार संभव को और अच्छे से समझना है। तो उपयोगी पुस्तकें भी हैं, तो ग्रंथ है ये। तो ग्रंथ और पुस्तक में क्या फर्क है? फिर कालिदास के बारे में ग्रंथ पूरा और इसके बारे में थोड़ा पाठ्य के बारे में मिल जाएगा आपको, पूरे ग्रंथ के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरी विस्तार से बातें यहाँ मिल जाएंगी। जैसे कहें कि ये रामचरितमानस है, ये रामायण है, ऐसे समझ लो। छोटा इसका और उसका बड़ा निबंधात्मक प्रश्न होंगे। पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में कालिदास परिचय। इसके अंतर्गत 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9 चरण में कालिदास से परिचय होने का प्रयास हम करेंगे। छठे नंबर का जो चरण रहेगा, जो भाग रहेगा, उसके 3 चरण, 3 बिंदु में उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद चौथे चरण में बोध प्रश्न होंगे। बोध प्रश्न के 2 भाग होंगे। पहले में 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग होंगे, 10 प्रश्न होंगे। दूसरे भाग में बोध प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें 8 प्रश्न होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। चौथा चरण पूर्ण हो जाएगा। 5वां में सारांश, छठे में शब्दावली होंगे, 16 शब्द दिए होंगे। शब्दावली परिभाषा करने का उसका मतलब क्या होता है, शब्द होंगे, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में, जैसे संस्कृत में दिया था तो हिंदी में मतलब क्या होता है। 7वां में निबंधात्मक 4 सवाल होंगे। 4 सवालों के साथ फिर इस इकाई को विराम देंगे। पाठशाला भाग 2 को विराम देंगे। पाठशाला का भाग 1 में की ओर हम यात्रा करेंगे। एक ही इकाई पर हम बात करनी है, इसमें ख्याल रहे। आइए समझे फिर जो इकाई की रूपरेखा थी उसको अंदर प्रवेश करें। इससे पहले हमने भारवी की जो रचना थी किरातार्जुन जन्म के बारे में हमने समझा। इससे पहले हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम पद्य को समझ रहे हैं, पद्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और पद्य को समझने के लिए हमें काव्यता की, कवि की, कवितत्व की आवश्यकता होती है। कोई कवितत्व है, उसकी बातों को समझने के लिए हमें कवितत्व होना चाहिए। भारवी कवि है तो हमें भी कवि होना पड़ेगा। हमारे अंदर ये योग्यता है,
लेकिन निखार पाए नहीं निखार पाए वो बात की बात है, लेकिन हमारे अंदर भी है। हमने कहा तीनों हमारे पास है, कृत्य काव्य कला तीनों चीज हमारे पास है, मस्तिष्क हृदय नाभि तीनों हमारे पास है। तो यहाँ पर हम काव्य को जो होता है उसका पद्यवत गद्यवत हो सकता है, लेकिन अधिकतर हम उसको पद्यवत लेते हैं। तो पद्य को समझने का प्रयास, पद्य के अंतर्गत हम काव्य, काव्य के अंतर्गत हम पहले में हमने भारवी को समझा था, किरातार्जुनीय को समझा था हमने पहले खंड में। दूसरे खंड में प्रवेश करें तो दूसरे खंड में भी हम पद्य को ही समझ रहे हैं, काव्य को ही समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कालिदास दूसरे कवि के बारे में, दूसरे कवि कालिदास को समझ रहे हैं और कुमार संभव की रचना है। यहां पर कालिदास के बारे में विद्वत समाज में कुछ कहानियां हैं। किन्वदंती प्रसिद्ध है। कालिदास उज्जैनी के राजा महाराजा विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न के एक महान रत्न थे। कालिदास के परिचय के साथ उनके समय के विषय में विद्वानों में मतभेद भी है। आंतरिक प्रमाणों के आधार पर कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम से लेकर के ईसा की 6वीं शताब्दी तक माना गया है। महाकाव्य के रूप में कुमार संभव विश्वविख्यात कवि कालिदास के द्वारा निर्मित महाकाव्य है। इसमें कवि के द्वारा प्रधान रूप से भगवान शंकर, भगवती पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन यहाँ पर मिलता है। अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? हम पद्य को समझ रहे हैं अर्थात काव्य को समझ रहे हैं। मस्तिष्क से समझने का प्रयास किया काव्य को तो भूल हो जाएगी। मस्तिष्क से नहीं समझना है, काव्य से प्रेम पूर्ण। काव्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है प्रेम पूर्ण होना, प्रेम का अनुभव, प्रेम खरा होना चाहिए। अब क्या प्रेम आएगा यहाँ पर? इसमें हम यहाँ पर कुमार संभव में क्या हम जिक्र क्या समझेंगे? वहां पर हम समझेंगे भगवान शंकर, शिव, शक्ति तथा पार्वती की विवाह के बाद फिर कार्तिकेय का जन्म होता है, उसका वर्णन यहाँ पर कालिदास ने किया है। कालिदास, महाकवि कालिदास के जीवन में परिचय होने का प्रयास पहले हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद उनके आने वाली जो अन्य 4 इकाइयां जो हैं उसमें फिर उसकी रचना को समझेंगे। पहले में कालिदास से परिचय होने का प्रयास, उसके बाद फिर उनकी 4 इकाइयां उनकी रचना को लेने का प्रयास हम करेंगे। 60 श्लोक को हम लेंगे आने वाले। फिर ये तो पहली इकाई जाएगी, फिर क्योंकि एक खंड में 5 इकाइयां हैं तो शेष जो हमारी 4 इकाई जो रह जाएंगी उस 4 इकाइयों में फिर उनकी रचना को, उनको सूत्रों के श्लोक के माध्यम से लेने का प्रयास हम करेंगे। 60 श्लोक हम लेंगे। तो मूलभूत क्या है इसमें? हम कुमार संभव में क्या समझेंगे? इसमें हम शिव और पार्वती, शिव और शक्ति का विवाह प्रसंग और विवाह के बाद क्या होता है, कार्तिकेय का जन्म होता है, इसका वर्णन कालिदास ने यहाँ पर किया है कुमार संभव। और उसका केवल सर्ग एक को ही समझेंगे, मतलब एक ही हिस्से को समझ रहे हैं। तो बहुत सारे हिस्से होंगे, बहुत सारे चैप्टर होंगे, बहुत सारे अध्याय होंगे, उनकी बात हम नहीं करेंगे, केवल एक सर्ग को हम समझेंगे। तो उससे पहले क्या समझेंगे? उससे पहले कालिदास से परिचय करने का प्रयास। उद्देश्य 1 2 3 4 5 6 7 उद्देश्य दिए हैं। कालिदास का महत्व, कालिदास के जीवन के विषय में जानना, कालिदास के विषय मतों का मत क्या है, कुमार संभव का महत्व क्या है जीवन में, कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा के विषय में जानना, कालिदास का जो 8वां ग्रंथ जो है वह क्या है, कुमार संभव है। कालिदास के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कुमार संभव महाकाव्य में कैसे प्रसिद्ध है, सिद्ध उसको समझने का प्रयास किए। जो हम कह रहे हैं कि कुमार संभव क्या है, महाकाव्य कहीं सिद्ध करना है, ये उद्देश्य हम लेने का प्रयास, इस उद्देश्य से प्रयास हम करेंगे। तो अगला आता है कालिदास का परिचय क्या है, समय, महाकाव्य के रूप में कुमार संभव का मूल्यांकन। कालिदास का पहले चरण में कालिदास से परिचय होने का प्रयास करेंगे। कालिदास ने अपने जीवन के संबंध में अपने ग्रंथों में कहीं कुछ कहानी है, किंतु कहानी है कि कालिदास उज्जैनी के राजा महाराजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्न के महारत्न थे। बचपन में ही उन्होंने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था। एक स्त्री के कारण इन्हें अनमोल विद्या रत्न प्राप्त हुआ। इनकी कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है। महाराजा सदानंद की पुत्री विद्योत्तमा बड़ी विदुषी और सुंदरी थी। उनको अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, चिंतन मनन में, शास्त्रार्थ मतलब जो तथ्यगत बातें हैं उसमें जो मेरे को पराजित करेगा, जो विज्ञान अभी जो है उसमें शास्त्र विज्ञान,
जो शास्त्रार्थ में मुझे पराजय करेगा उसी विषय में विवाह करूंगी। यह उस राजकुमारी के रूप में यौवन और विद्या की प्रशंसा सुनकर दूर दूर तक विद्वान आते थे, परंतु शास्त्रार्थ में उनसे पराजित होकर चले जाते थे। जब विद्वानों ने देखा कि यह राजकुमारी किसी प्रकार भी वश में नहीं आती है, सबको पराजित कर देती है, तब उसकी विद्वत्ता से लज्जित होकर सभी ने यह राय की किसी ढंग से इसका विवाह ऐसे महामूर्ख से हम करा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, शास्त्र बड़ी विद्वान है, इसका ठीक विपरीत क्या करते हैं, मूर्ख को ढूंढते हैं। तो ऐसी उन्होंने रणनीति बनाई, ऐसा ढंग बनाया कि इसका विवाह ऐसे महामूर्ख से कराएंगे जिससे यह जीवन भर अपने अहंकार पर पश्चाताप करती रहेगी। परिणाम स्वरूप वे लोग एक मूर्ख की खोज में चल दिए। एक दिन कहीं रास्ते में जाते हुए देखा कि भेड़ चराने वाला एक आदमी पेड़ के ऊपर जिस डाल पर बैठा है उसी को जड़ से काट रहा है। विद्वानों ने उसे देखकर समझा कि यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है, इसी से विद्युत्मा का विवाह हो जाए तो अच्छा है। बाद में बड़े प्रेम से नीचे बुलाया, मित्र को नीचे बुलाया, कहा कि चलो हम लोग तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ करा देंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि राज्यसभा में मुंह से कुछ नहीं बोलना, जो कुछ भी कहना हो वह इशारे से कहना। लो यह धोती चादर जामा पगड़ी पहन लो, पंडित बनकर हम लोग के साथ चलो तो तुम्हारा विवाह जरूर करा दिया जाएगा। इस प्रकार पंडितों की बात पर विचार कर मूर्ख पंडित बनकर राजभवन में पहुंच गया। पहले से ही उपस्थित विद्वानों ने उसको खूब सत्कार किया, उसे सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। विद्युत्मा से कहा कि बृहस्पति के समान ये विद्वान आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हुए हैं, किंतु इस समय ये तपस्या करने के कारण मौन व्रत लिए हुए हैं। शास्त्रार्थ में आपको जो कुछ भी कहना हो संकेत से कहना, शकुन हिंट करना, इशारा देना। यह सुनकर राजकुमारी ने अपने मन में यह सोचा कि ईश्वर एक है। एक उंगली उठाई। उधर मूर्ख ने समझा कि यह एक उंगली उठाकर मेरे एक आंख को फोड़ने का संकेत कर रही है, जैसी दृष्टि। अभी हमने कहा कि कला का जन्म कहां से होगा, कला देखना क्या है। अब उसने यहाँ पर विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई है, वो उंगली उसका क्या वजह है। अब वहां पर जो मूर्ख है उसने अपना समझा, उसकी जैसी योग्यता थी, उसने जो देखा उसने कहा ठीक, इसका मतलब क्या करेंगे, एक आंख को फोड़ दूंगी, इशारा कर रही है। तो उसकी कला मतलब, हम कला का मतलब क्या था, उसका कुछ और भी मतलब हो सकता है, लेकिन नहीं। अब मूर्ख है तो मूर्ख वही गणना करेगा जो हमारी स्तर है, उसी जहाँ पर हमारी जो जितनी हमारी सीमा है उसी सीमा पर हम सोचेंगे। तो कालिदास ने विचार किया कि क्या बात, एक उंगली खड़ी करी, जबकि एक उंगली खड़े करने का मतलब क्या था, सबका मालिक एक, ईश्वर एक होता है, प्रभु एक है, परमात्मा एक है। इसलिए क्या करा, विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई, लेकिन मूर्ख ने समझा कि कहीं एक आंख मेरी एक आंख फोड़ने का संकेत कर रही है, इसलिए उन्होंने एक क्या करते हैं इसके बदले में दोनों आंख फोड़ने के अभिप्राय में दो उंगली उन्होंने उठा दी। मतलब तुम एक फोड़ोगे तो हम आपको दो करेंगे। काव्य है, काव्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको ध्यानपूर्वक हमें समझना है, चिंतन से मनन नहीं करना है, हृदय के तल पर जाना है, गहराई में जाना है, समझने का प्रयास, समझ का अंडरस्टैंडिंग उसको करना है। क्या संकेत है, क्या हम भी तो ऐसे मूर्ख, हम भी तो ऐसे मूर्ख हैं, जन्म से मूर्ख ही तो होते हैं, कोई विद्वान नहीं होता। ठीक, तो विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई, सबका मालिक एक, तो उन्होंने कहा मेरी एक आंख फोड़ने की, मैं दोनों आंखों को आंख दृष्टि रहित कर दूंगा, आंख फोड़ दूंगा। ठीक है, इस पर विद्युत्मा के विरोधी उपस्थित विद्वान ने इसका अर्थ लगाया कि यह संकेत कर रहे हैं कि आत्मा एक नहीं किंतु दो है। आत्मा एक नहीं है किंतु दो है, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा, एक जीवात्मा एक परमात्मा। अब जीवात्मा और परमात्मा मतलब क्या है, वही फर्क है। सागर, सागर में से एक बूंद, तो जीवात्मा और परमात्मा पूरा संयुक्त जो हम कहें वो परमात्मा। अब जैसे 8 अरब लोग हैं, 7 अरब 8 अरब 7.5 अरब लोग हैं, इस सबके अंदर क्या है, एक आत्मा है, एक जीवात्मा है। जीवात्मा के अंदर आत्मा है,
एक ही शरीर नहीं है, बहुत सारे शरीर हैं, 7 शरीर है। तो हमारा स्थूल शरीर के अंदर एक जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर आत्मा, तो आत्मा और सभी का एक जो युग होगा उसको परमात्मा हम कहेंगे। तो ठीक है भाई, उनने गणना हिसाब लगा दी। अब उनकी गणना क्या थी, तो उनने निकाला, उसे निष्कर्ष निकाला कि ये कह रहे हैं कि नहीं 2 चीज होते हैं। आपने तो कहा परमात्मा है एक, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं 2 होते हैं, एक जीवात्मा होती है, एक परमात्मा, यानी कि आत्मा भी 2 होती है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। विद्वानों ने इस कुचक्र के परिणाम स्वरूप उस राजकुमारी को उससे हार मानकर पूर्व में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह उस मूर्ख के साथ कर लेना पड़ा। रात के समय एकांत में जब दोनों का मिलन हुआ, तब तक किसी तरफ से एक ऊंट चिल्ला उठा। राजकुमारी ने पूछा, कौन शोर मचा रहा है? उस मूर्ख ने उत्तर दिया, उट्र चिल्लाता है ऊंट को। राजकुमारी ने चौंकर फिर पूछा कि कैसा शोर है? वह कहते हैं, उष्ट्र बोलता। शौ के बल्दे उष्ट्र बोलता। शौ कहने लगा, क्योंकि वह जन्म से महामूर्ख था, उष्ट्र का शुद्ध उच्चारण कैसे कर सकता था। बाद में विद्युत्मा को पंडित की धूर्तता जो षड्यंत्र है उस पर पता चला, तो उन्हें पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोने लगी। बाद में अत्यंत दुखी होकर उस मूर्ख को घर के बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम विद्वान होकर आओगे तो ही मेरे साथ तुम्हारा संबंध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इधर वह मूर्ख इस व्यवहार से बड़ा ही लज्जित हुआ। पहले तो सोचा था कि अपने प्राण दे दूं, फिर सोच समझकर विद्योपार्जन हेतु परिश्रम करने लगा, विद्या को उत्पन्न करने के लिए, उपार्जन करने के लिए परिश्रम करने लगा। भगवती काली की बड़ी उपासना की फलस्वरूप देवी की कृपा से थोड़े ही दिन में वह एक प्रभावशाली विलक्षण विद्वान हो गया, जिसका नाम संस्कृत साहित्य ही नहीं विश्व के इतिहास में अजर अमर हो गया। सच्चे लगन से क्या नहीं हो सकता। यही चरित्र नायक कविवर कालिदास, जो उपासना द्वारा भगवती काली की कृपा से महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब एक कवि होकर अपने घर लौटे, तब घर का दरवाजा बंद था। उसे खुलने के अभिप्राय से उनने संस्कृत में कहा, अनावृत कपाटम द्वार देहि। तब विद्युत्मा पत्नी ने प्रश्न दिया, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। कवि ने अपनी पत्नी विद्युत्मा के प्रश्नभूत वाक्य के अंदर वर्तमान के अंतर्गत अस्ति, कश्चित और वाग, इन 3 शब्दों से आरंभ कर 3 काव्य बना डाले। अस्ति, कश्चित और वाग। कश्चिद, अस्ति शब्द से आरंभ करके कुमार संभव महाकाव्य, जिससे हमें मुलाकात करने का हमें अवसर मिल रहा है, कुमार संभव। अस्ति शब्द से आरंभ करके कुमार संभव महाकाव्य की रचना करी। कश्चित शब्द से आरंभ करके मेघदूत नाम का खंड काव्य की। वाग शब्द से आरंभ करके रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली। विद्युत्मा का इस प्रकार पति को एक प्रतिभा संपन्न महाकवि के रूप में पाकर जैसा आनंद अनुभव होने लगा, वह लिखने से बाहर शब्दों में गणना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार कालिदास और विक्रमादित्य तथा कालिदास और भोज के संबंध में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिन्हें यहाँ हम लिखकर भूमिका का कवर यहाँ पर उसके बारे में जिक्र करना उचित नहीं है। कालिदास कब हुए, कहाँ हुए, किस वंश में हुए, उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, ये प्रश्न अभी भी ठीक हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये प्रश्न की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन फिर प्रश्न होता है कि हाँ कब जी होंगे, कितने साल पहले होंगे, ऐसे आज से कितना वर्ष पूर्व। जो मन का हमारा ना, मन का मतलब क्या है, समय पूछ रहे, समय मतलब मन, इनके मन का स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा ठीक, कब तक बन पाएगा ये चीज़, बेचैनी है, तो इसलिए पूछते हैं हाँ कब हुआ, क्या हुआ, ठीक हमें कितने साल हो गए होंगे, कोई उनसे मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इस तरह से प्रश्न मन का जिज्ञासा होती है, बेचैनी होती है। उनका ठीक है कि हाँ वो उत्तर हमारे पास है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने संबंध में अपने ग्रंथों के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी विद्वानों ने उस ग्रंथों के आधार पर अपनी कल्पना कर रखी है, उसके आधार पर ने रचना ये कहानियां के माध्यम से बताई है। कालिदास का ग्रंथ जो है किस कालिदास ने कौन से ग्रंथ लिखे, इसका निर्णय करना एक प्रकार से असंभव सा है। फिर भी अधिक आलोचना और विद्वानों के मत में उज्जैनी नरेश महाराजा विक्रमादित्य की अभिरूप भूयिष्ठा सभा को अलिंग करने वाले कालिदास ने 8 ग्रंथ उनके माने जाते हैं। 2 महाकाव्य होते हैं। अब देखिए 8 ग्रंथ क्या है, 8वें ग्रंथ हम कुमार संभव को समझ रहे हैं। 2 महाकाव्य
पहला हुआ कुमार संभव, दूसरा हुआ रघुवंश। एक खंड काव्य मेघदूत, दो स्फुट काव्य हैं ऋतु संहार और श्रृंगार तिलकम। तीन नाटक हो गए, पहले में अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरे में मालविक्र अग्निमित्र, तीसरा है विक्रम मौर्य वंश। विक्रम मौर्य वंशीय के बारे में बताया है। तो ये 8 ग्रंथ यहाँ पर हैं। मेघदूत, पहले में महाकाव्य में कुमार संभव और रघुवंश, 2 काव्य हो गए। तीसरा खंड काव्य, 3 काव्य हो गए। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, 3 काव्य हुए। इसको हम पहले कुमार संभव को और रघुवंश को हम महाकाव्य कहते हैं, जबकि तीसरे मेघदूत को हम खंड काव्य कहते हैं। 2 स्फुट काव्य हैं ऋतु संहार और तिलक, ऋतु संहार और श्रृंगार तिलक, 2 और यहाँ पर स्फुट काव्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो 3 2 5 हो गए। 3 हमारे नाटक हो गए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा मालविक्र अग्निमित्रम, तीसरा विक्रम मौर्य। तो इस तरह से 5 3 8 इनके यहाँ ग्रंथ हैं। तो ये बात कालिदास का विश्व प्रसिद्ध होना, इसका क्या वजह है? कालिदास से परिचय में हुए, दूसरा कालिदास का ग्रंथ दूसरा चरण था, तीसरा चरण है कालिदास का विश्व में प्रसिद्ध होना, प्रसिद्धि, उनके मान यश की प्राप्ति कैसे होती है उनको, उसके बारे में दिया है। कालिदास की जन्मभूमि कहाँ है, इसके बारे में बताया गया है। तो अगले प्रश्न आता है कालिदास का समय क्या, कब है, कब उनका जन्म हुआ है? तो कहते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम से लेकर के ईसा की 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। फिर अगला चरण में आता है कालिदास के समय में संबंध में विभिन्न मतभेद क्या है, उसके बारे में। कालिदास के समय में संबंध में विभिन्न मतभेद हैं। कौन सा कालिदास, कौन क्या है? जैसे 3 मत इसमें आते हैं कि कालिदास 6वीं शताब्दी में थे, कालिदास गुप्त नरेश के समय में थे, कालिदास की सत्ता ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी में थी। ये होता है। इसमें पहला मत ये बताता है कि पहला मत फिर समीक्षा की गई है। 3 मत दिए गए हैं इसमें। पहला है कि कालिदास 6वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि कालिदास क्या गुप्त नरेश के समय में हुए थे, दूसरा मत ये है। तीसरा मत है कि कालिदास की सत्ता ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में की थी। तो तीसरा ये है। तो पहला उसका मत दिया, उसका समीक्षा भी की गई, उसका निचोड़ भी बताया, उसका हाल, उसका निष्कर्ष निकाला है। फिर दूसरा मत दिया गया, फिर उसका भी क्या है निचोड़ यहाँ पर निकाला गया है। फिर तीसरा मत है उसका भी क्या है यहाँ पर, फिर उसका निचोड़ निकाला है। फिर अगला आता है कविता कला के बारे में। कविता और कला, कविता और कला, कविता किसे कहते हैं, कला किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया है बिंदु में। फिर अभ्यास प्रश्न उपमा कालिदास के बारे में दिया गया है। कविता कला, कविवर कलाधर, कविवर कालिदास की कमनीय कलेवर कोमल कविता विश्व की किस सहृदय को आनंदमय नहीं कर देती। इनकी कविता में प्रसाद गुण की अगाधता, माधुर्य का मधुर सन्निवेश, कोमल कांत पदावली, उपमा की अपूर्वता, अलंकारों की रमणीयता, छंदों की छटा, भाव सौष्ठव आदि पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण इसकी कविता विख्यात बन गई। इनके काव्यों को जिस दृश्य देखा जाए उसी से काव्य कला की कमनीयता प्रकट होती है। इसकी कविता में सरल सुबोध सुंदर सुंदर शब्दों और भाव का सामंजस्य मन को मुग्ध कर देता है। वास्तव में कालिदास की कविता में सहृदय की बात की गई है, सहृदयों की बात की गई। साधारण व्यक्ति को भी जैसा प्रसाद गुण, रसास्वादन, शब्द अर्थ की निर्दोषता, गुण और अलंकार का चमत्कार मिलता है, वैसा ही दूसरे किसी कवि में नहीं मिलता है। तो ये इसकी क्या है कविता कला के बारे में यहाँ पर इस चरण में बताया गया है। अगले चरण में आते हैं, बहुत प्रश्न पहले पूछे गए हैं। विद्युत्मा के पिता का नाम था, एक शब्द में बताना है कि पहला प्रश्न विद्युत्मा के पिता का नाम था। जिस डाल पर बैठा उसी को जब कौन काट रहा था। कालिदास को किसकी उपमा से विद्या प्राप्त हुई। कश्चित शब्द से आरंभ कर कालिदास ने किस खंड काव्य की रचना की। उज्जैनी नरेश का क्या नाम था। कालिदास के महती प्रतिष्ठा का कारण क्या था। कालिदास के जो महती प्रतिष्ठा का क्या वजह था, क्या कारण था। छठा प्रश्न सातवां है कालिदास को कौन सा अलंकार परम प्रिय था। कालिदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। 9वां है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। कालिदास के प्रथम शताब्दी में कौन राजा थे। उपमा कालिदास्य
काव्य में अलंकार प्रयोग के विषय में ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने एक बड़ी रहस्यमयी बात की गई है, बताई है कि रस के द्वारा अक्षिप्त होने के कारण जिसका बंध या निर्णय शक्य हो, जिसकी सिद्धि में किसी प्रकार के पृथक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, वही सच्चा अलंकार है। ध्वनिवादियों का यही मत है। प्रथम होती है रस की अनुभूति और तदनंतर होती है उसकी अलंकृत अभिव्यक्ति। रसानुभूति, शब्दाभिव्यक्ति दोनों एक प्रकार के परिणत फल हैं। कोई कलाकार जिस चित्त प्रयास द्वारा रस विधारण करता है, उस चित्त प्रयास द्वारा अलंकार आदि के माध्यम से रस प्रस्तुफन करता है। उसके लिए उसे किसी प्रकार से पृथक प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। रस संवेग द्वारा ही अलंकार के स्वतः प्रकाशन का यह सिद्धांत ध्वनिवादियों को ही मान्य नहीं है। चित्त की सहानुभूति, इंट्यूएशन, अभिव्यंजना, एक्सप्रेशन, इन दो वस्तुओं को वे दो प्रक्रियाओं से उत्पन्न नहीं मानते। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि कला की अभिव्यंजना की संभावना बीज रूप में हृदय की रसानुभूति में ही निहित है। जैसे निहित रहती है एक विराट वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं, किसलय, पल्लव, फूल आदि की रेखाओं की प्रकाशन संभावना एक छोटे से बीज में है। तो जिस बीज में जो है, बीज जो अभी आगे होगा उसका पूरा का पूरा वो मतलब विराट वृक्ष बनेगा। उसकी शाखाएं कितनी बनेंगी, कितनी शाखाएं होंगी, कितने किसलय होंगे, कितने पल्लव आएंगे, कितने फूल, कितने फल बनेंगे, या उससे पहले ये गिर जाएगा पेड़। इस पूरी की पूरी जो अंदर जो पड़ा है वो कहाँ है, जो बीज में पूरा समाहित है। पूरा भविष्य उसके अंदर बीज में छिपा पड़ा है। तो साहित्य के रस और साहित्य की भाषा में अद्वितीय योग रहता है। अभिनव गुप्त ने बड़े ही मार्मिक शब्दों का यहाँ समस्त सौंदर्य कटक कुंडलादिवित कहीं बाहर से जुड़ा हुआ नहीं रहता। प्रत्युत यह काव्य पुरुष का स्वाभाविक देह धर्म होता है। अभिनव गुप्त ने भी स्पष्ट कहा है, न तेषां बहिरंग गत्वं रसाभिवयति। तो कालिदास के बारे में बता रहे हैं कि जो भी उनने जो बात बताई है वो सब क्या है, पहले ही उनके बीच में, उनके पहले ही उनका जीवन में उनका पहले से वो था। जैसे हम वृक्ष की बात करते हैं, वो फल फूल जो हम लगते हैं उसको पहले उस बीज में ही वो संभावना थी, तब जाके वो हम उसका अंतिम परिणाम देखते हैं। ऐसे कालिदास का जो परिणाम हम देख रहे हैं वो पहले उसके बीज में ही पहले से उनका आत्मा में पहले जो चीज थी, उसके अंदर पहले हुनर, टैलेंट जो बोलते हैं, जो स्किल बोलने, वो उनके अंदर पहले काबिलियता थी। इसको बताने का प्रयास हमने बताया है, अगर मित्रों ने ढंग से बताया है। तो इसमें अंतमाता पात्र चित्रण उन्होंने किया है। कालिदास के पात्र जीवन शक्ति से संपन्न जीते जागते प्राणी हैं। उनकी शकुंतला प्रकृति की कन्या, आश्रम की निसर्ग बालिका, जिसके जीवन को बाह्य प्रकृति ने अपने प्रभाव से कोमल तथा स्निग्ध बनाया है। हिमालय की पुत्री पार्वती तपस्या और पतिव्रत का अपूर्व प्रतीक है, जिसे कठोर तपश्चरण के आगे ऋषिजन भी अपना माथा टेक देते हैं। धीरता की मूर्ति धारणी, चपल प्रेम की प्रतिमा, मालविका, उन्मत्त प्रेम की अधिकारिणी उर्वशी, पारस्परिक ईर्षा और प्रण समान की प्रतिनिधि इरावती सशक्त साहित्य के अभिव स्मरणीय स्त्री पात्र हैं। आदर्श पार्थों के सर्जन में रघुवंश अद्वितीय है। देवता और ब्राह्मण में भक्ति, गुरु वाक्य में अटल विश्वास, मातृरूपिणी की परिचर्या, अतिथि की इष्ट पूर्ति के लिए धरणीधर राजा की व्याकुलता, लोकरंजक निमित्त अपने कुल को निष्कलंक रखने के लिए नरवती के द्वारा अपनी प्राणोत्पन्ना धर्मपत्नी की निर्वासन, कालिदासीय आदर्श सृष्टि के कतिपय के दृष्टांत हैं। कालिदास रमणी रूप के चित्र में समर्थ नहीं है, परंतु नारी के स्वाभिमान तथा उदात्त रूप से प्रदर्शन में भी कृतकारी है। मेघदूत और महाकवि
कवि की अद्भुत प्रतिभा के द्वारा चित्रित भारत श्री का एक नितांत सरस चित्रण है। ऋतु श्रृंगार में समस्त ऋतु अपने विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर कालिदास ने किया है। तो ये पात्र का चित्रण के बारे में बताया, पात्र चित्रण। इसी में फिर अगला विकल्प अभ्यास प्रश्न पूछा है कि पहला पूछा है प्रश्न, अपनी विद्या पर बहुत गर्व था, किसको था? विद्युत्मा का। कुमार संभव क्या है? कुमार संभव एक महाकाव्य है। कालिदास के कुल कितने ग्रंथ हैं? 8 ग्रंथ हैं। कालिदास के कुल नाटक कितने हैं? 3 नाटक हैं। कुमार संभव में कुल सर्ग कितने हैं? कितने सर्ग में इसको कुमार संभव को बांटा है? कौन सा छंद कालिदास को परम प्रिय था? कालिदास के प्रिय देव थे विक्रमादित्य को सभा में नवरत्न के विक्रमादित्य को सभा के नवरत्न में एक महारत्न थे, कौन थे? ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया। कुमार संभव में कुल सर्ग कितने हैं? एक प्रश्न ये है। कुमार संभव में कितने सर्ग, कितने अध्याय हैं? कुमार संभव में कुल सर्ग कितने हैं? ये प्रश्न का उत्तर देना है। बीस सर्ग यहाँ पर दिए हैं। कहने का मतलब वहां पर जो किरातार्जुनीय हम देखते थे वहां पर 18 सर्ग थे, 18 अध्याय थे। इसी प्रकार से कुमार संभव में यहाँ पर क्या है? 20 सर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि 20 अध्याय हैं। तो 20 में से केवल एक अध्याय को हमें समझना है, ये हमें ख्याल रहे। केवल एक अध्याय को हमें समझना है। यहाँ पर हमने कालिदास से परिचय होने का प्रयास किया, किस शताब्दी में उनको जन्म हुआ था, कालिदास का ग्रंथ क्या है, उनके विषय में परिचय होने का प्रयास किया। कालिदास के 8 ग्रंथ हैं, हमने भी देखी, उनके महत्व को समझा। कालिदास का व्यक्तित्व महान था, कवियों में सर्वश्रेष्ठ वो कवि माने जाते हैं। पत्नी का नाम विद्युत्मा था, महान विदुषी थी। कालिदास की कविता विश्व के हृदय को आनंदमय कर देती है। कविता में क्या है? प्रसाद गुण है, अगाधता है, माधुर्य का सन्निवेश है, उपमा की अपूर्वता आदि विश्व विख्यात इसमें को हम मानते हैं। शब्दावली है, विद्या उपार्जन करना, विद्या का उपार्जन करना। अनावर्तम कपाटम, बंद फाटक को। अस्थि मन होता है, कश्चित मन होता है कौन, वाग मन होता है वाणी, विरही मतलब बेचैन, मृगाशी मतलब मृग के नेत्र समान आंख वाली, अलम मतलब होता है पर्याप्त, तव मतलब होता है तुम्हारे, श्रमेण होता है श्रम से, कालिदास मतलब कालिदास का, भारवी अर्थम गौरव, भारवी का अर्थ गौरव, संति तयो गुणा, तयो मैंने 3 गुणा में गुण हो गया, संति मतलब है कालिदास गिराम, कालिदास की वाणी को, ममा भी मतलब मेरा भी, कुमारस्य मतलब कुमार का। गुण मतलब हमने कहा जैसे कि एक बॉक्स, एक पेटी है, उसमें कितने क्वांटिटी है, कितने चीज हैं, उसको हम गुण कहते हैं। जैसे हमने कहा ना, प्रकृति में जो है, प्रकृति में भी 3 गुण होते हैं। एक चीज जन्म सृजन करने वाला, एक पालन करने वाला, एक विध्वंस करने वाला। सृजक, पालक, विध्वंसक, 3 गुण है। प्रकृति के भी 3 क्वालिटी है, गुण, क्वालिटी। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति भी हमने देखा था कि वहां पर देख रहे थे, जब IQ देखते हैं वहां पर भी हम क्वालिटी को देखते हैं, इसके कितने गुण हैं। बाईस जोड़े से 23 जोड़े में हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष में 46 जोड़े होते हैं। वो जोड़े भी क्या है? गुण को दिखाते हैं। गुण सूत्र उसको हमने कहा। तो उन गुण सूत्र में जो गुण हैं, उन गुण में क्या चीज है? 46 जो हम बोल रहे हैं, तो 46 गुण सूत्र से मिलकर बनता है। 22 और एक 23वां वाला जुड़ा होता है। तो गुण, क्वालिटी जो है, इसी प्रकृति भी 3 गुण है। तो गुण का मतलब होता है जैसे एक पेटी है, उसमें क्वांटिटी है कि
कितने चीज उसमें बॉक्स हैं? अच्छा 12 बॉक्स है, ठीक। तो उसकी क्या है, कितनी क्वांटिटी है? ये है। इसी प्रकार से प्रकृति के 3 क्वांटिटी ऐसे हमारे अणुसूत्र जो बता रहे हैं, गुण सूत्र जो बता रहे हैं, वो 46 होते हैं। तो एक गुण जो है वो क्या है, उनकी गुण को, उनकी क्वालिटी को दिखाता है, क्वांटिटी को, क्वालिटी को दिखाता है। क्वांटिटी मतलब होता है संख्या, एक गुण है। ऐसे प्रकृति की 3 क्वांटिटी हैं। संदर्भ ग्रंथ हो गया, उपयोगी पुस्तक हो गया, निबंधात्मक प्रश्न 4। कालिदास के जन्म समय के विषय में परिचय होने का प्रयास कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा, कालिदास के शैली की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तीसरा, कालिदास के काव्य कला पर प्रकाश डालो। कुमार संभव एक महाकाव्य है, इसकी मूल्यांकन कीजिए। कैसे मूल्यांकन करो कोई चीज कि कुमार संभव एक महाकाव्य है, उसको बताओ, सिद्ध करो कि कैसे है महाकाव्य, उसका मूल्यांकन करो। ये 4 प्रश्न के साथ बीजेपी की पाठशाला भाग 2 को आइए विराम दें। पाठशाला भाग की ओर आइए और यात्रा करें, प्रवेश करें। कल की पाठशाला में हम 2 इकाइयों को लेने का हम प्रयास करेंगे। शिवर पार्वती, शिवर शक्ति का जो प्रसंग है, विवाह होता है, फिर विवाह के बाद नई पीढ़ी का जन्म होता है। उस नई पीढ़ी का नाम फिर उन्हें कार्तिकेय रखा है। इन तीनों का प्रसंग को यहाँ पर कुमार संभव जो रचना है, जो रचयिता करने वाले जो महाकवि कालिदास जी हैं, और हम पद्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पद्य काव्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब कोई भी अनुभूति जो है, हम कह रहे हैं कि कृति का, काव्य का, कला का, जो हमारे तीनों जो हमारा कौशल जो हमारे अंदर है, जो कृति काव्य कला है, इनको व्यक्त करने का तरीके, जो ढंग जो होते हैं 2 होते हैं, या तो पद्यवत होगा या गद्यवत होगा। या कोई अपनी जो उन्होंने अनुभव किया है वो अनुभव को अपने गाने के माध्यम से बताना, कविता के माध्यम से बताना चाहेगा, या कोई होता है कि अपनी बातों को भाषण के माध्यम से बताना चाहता है कि मैंने कुछ अनुभव किया है, तो मैं बताने का तरीका मेरा क्या है, जो भाषण वगैरह बताएगा उसको गद्य, और जो अपनी बात को कविता के माध्यम से बताना चाहेगा, या कोई नृत्य के माध्यम से बताना सकता है, संगीत के माध्यम से बताना चाहेगा। तो बताने का तरीका जो होता है, पद्य और गद्य 2 चीज होते हैं, कविता के माध्यम से और गद्य के माध्यम। देखिए हमारे मूल जो है हमारा, हम यहाँ पर पद्य से समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अगले आने वाले तीसरे खंड में गद्य को भी समझेंगे। किसी कोई अनुभव किया है तो अनुभव किस माध्यम से कर रहा है, वो भाषण के तौर पर, कुछ कथा कविता के माध्यम से समझाने, कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि काव्य मतलब पद्य में होता है कि कोई जो भी हमने कृति, काव्य कला का जो भी हमने अनुभव किया, जो भी अनुभूति की, जो भी हमें समझ प्राप्त हुई, उसको दूसरों को देना, साझा करना है, तो साझा करने का माध्यम जो होता है पद्य या गद्य 2 हो सकते हैं। कोई कथा के माध्यम से, कोई कविता के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से बताएगा, कोई जो उसी को हम फिर गद्य बोलते हैं, कोई उसको पद्य के माध्यम से बताएगा। ये दोनों में फर्क है। तो जो रचना होती है वो उसके 2 तरीके, मूलभूत 2 तरीके होते हैं। आप कोई अपने जो अनुभव किया, तो अनुभव को उसका जो परिणाम जो होगा, जो अनुभूति जो प्राप्त की होगी, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसको व्यक्त करने का तरीका कि मैं आनंदित हूँ, तो कोई अपने नृत्य करके बताएगा, कोई झूम के बताएगा, हाँ यार मैं वाकई में कुछ अनुभव प्राप्त किया है, मस्त में मेरे को जीने की कला मेरे को आ गई है, तो अपने कोई नृत्य में बताएगा, कोई झूमेगा, कोई गाने में बताएगा। तो अलग अलग तरह की उसको व्यक्त करने का तरीका रहेगा। मूलभूत तरीका 2 तरह से होता है, या तो पद्यवत होता है या गद्यवत होता है। जो भी हमने अनुभव किया, जो भी हमने उपलब्धि, जो भी हमने आनंद उत्सव जो हमने प्राप्त किया, जिससे हम आनंदित हो रहे हैं, दूसरों को भी साझा करने का बना रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं, फेस्टिवल बना रहे हैं, पर्व बना रहे हैं, वो बताने का तरीका इस तरह से है हमारा। प्रत्येक व्यक्ति का ढंग अलग अलग होता है, लेकिन मूलभूत 2 होते हैं। तो इसलिए हम पद्य को समझने का मतलब कि जो हमने अनुभव किया है उसको किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, उसको पद्यवत कर रहे हैं या गद्यवत कर रहे हैं। 2 तरीके मूलभूत होते हैं, या उसको हम पद्यवत करेंगे या गद्यवत करेंगे। तो यहाँ पर पद्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने अब भारवी जो हम कह रहे हैं, भारवी ने किरार राजनियों को बता रखा, तो वो पद्य है के माध्यम में बताने का प्रयास किया है। मित्र कालिदास कुमार संभव को बता रहे हैं, ये भी एक पद्य है। फिर आगे जब हम शुकनावपदेश के मात्र को समझेंगे, तो कादम्बरी वाला प्रसंग वो गद्य है, पद्य नहीं, वो गद्य है। शुकनावपदेश जो बता रहे हैं, शुकनावपदेश जो है, उसमें कादम्बरी
कादम्बरी के अंतर्गत जो आता है उसमें केवल मात्र हम इसको समझेंगे, एक भाग को समझेंगे, इसका नाम दिया है सुकुना, सुपदेश दिया है, उसको समझेंगे कि वो मात्र उसको ही हमें समझना है। तो ये क्या है, गद्य है, एक गद्य काव्य है। बात समझ में आई? हमने यहाँ पर पद्य काव्य लिखा है, तो ये पद्य काव्य जो हम कह रहे हैं कि जो तीसरा, जो हमारा मध्य स्तर, जो हमारा हृदय तल पर जो हमारा स्तर है, वो हमारा काव्य पद्यबद्ध हो सकता है, गद्यबद्ध। ऐसी कृति भी जो हमारी कृति जो है, क्योंकि जो मस्तिष्क तल पर हो सकता है, वो भी हमारी पद्यबद्ध हो सकती है, पद्यबद्ध हो सकती है, अगर पद्यबद्ध होगी या गद्यबद्ध, दो तरह से हो सकता है, दो तरह के ढंग हो सकते हैं। ऐसे काव्य भी दो तरह से हो सकते हैं, पद्यबद्ध गद्यबद्ध। अब उसका हम भाग एक करेंगे तो एक को पद्य काव्य बोल देंगे, दूसरे को गद्य काव्य बोल देंगे, व्यक्तिगत तरीका। तो कालिदास यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको किसे बता रहे हैं, पद्य काव्य की तरह बता रहे हैं। यानी कि क्या है, मध्यम स्तर का है काव्य, कि हम काव्य को समझने का प्रयास करें, कृति को समझने का प्रयास, कला को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काव्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और काव्य को बताने का तरीका पद्य है, इसलिए हमने पद्य काव्य इसको हमने कहा, संयुक्त रूप से जोड़ के बनाया दोनों शब्दों को। ऐसे गद्य बताने तो गद्य काव्य कह सकते हैं इसको। यानी कि आने वाला जो अगला तीसरा खंड होगा, जब पद्य को गद्य को समझेंगे तो वहां पर क्या जाएगा, वही काव्य, लेकिन यहाँ पर गद्य काव्य आगे से आ जाएगा। तो पद्य गद्य क्या है? पद्य गद्य जो है, जो हमारी रचना है, वो रचना के दो ढंग होते हैं। अब कृति के भी दो ढंग होते हैं, कृति जो होगी वो पद्यवत गद्यवत हो सकती है, दूसरा काव्य जो वो भी पद्यवत काव्यवत हो सकता है, ऐसी कला भी पद्यवत काव्यवत हो सकती है। अब यहाँ पर जो काव्य को समझ, काव्य यहाँ पर क्या है, काव्य का जो पहला जो हमें यहाँ पर पद्य और काव्य दोनों को समझ रहे हैं, काव्य के दोनों हिस्से को समझ रहे हैं, पद्य को भी और गद्य को भी। लेकिन यहाँ पर जो पहला खंड और दूसरा खंड, उसमें काव्य को पद्य काव्य को हम समझ रहे हैं, काव्य के अंदर क्या समझ रहे हैं, उसको पद्य काव्य को समझ रहे हैं दो खंड में। जबकि तीसरे में क्या समझेंगे, उसको काव्य को हम गद्य काव्य में समझ रहे हैं। जो अनुभव किया है वो गद्यवत है। कादम्बरी जो है, शुकनाम सुपदेश जो है, वो एक क्या है, गद्य है। फिर अगले चौथे प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी हो जाएगा, संज्ञा प्रकरण होगा, अच्छ संधि को समझने का प्रयास, वो 6 इकाई को लेंगे। और कादम्बरी में हमें केवल 3 इकाई हमें लेनी है। तो कल की पाठशाला में हम दूसरी और तीसरी इकाई को लेंगे। श्लोक संख्या 1 से 15 तक मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या। इकाई तीसरी श्लोक संख्या 16 से 30 तक मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या को लेने का प्रयास करेंगे। फिर 7 तारीख को चतुर्थ इकाई श्लोक संख्या 31 से 45 तक, 5वीं श्लोक संख्या 46 से 60 तक। तो यहीं पे 5वीं इकाई साथ आ जाएगा। 60 श्लोक हमें लेने हैं, खंड दूसरे को विराम देंगे। 8 फरवरी को हम तीसरे खंड में, कादम्बरी में नामक जो खंड है उसमें हम प्रवेश करेंगे। आइए पाठशाला को विराम दे। पाठशाला का भाग 1 में हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष, विषय ज्योतिष, पाठशाला के भाग 1 में आइए प्रवेश हम कर रहे हैं। उसमें पहला हमने देखा कि ब्रह्मांड एवं काल को हम समझ रहे हैं। काफी समय हो जा रहा, बात नहीं हो पा रही थी, तो आज हम बात करेंगे। इस क्रम को, इकाई को भी लेने का प्रयास, तीसरी इकाई को आज हम लेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होती है, हम क्या समझ रहे हैं, ब्रह्मांड एवं काल को समझ रहे हैं। ब्रह्मांड को तो हमने समझ लिया पहले खंड में, दूसरे में हमें समझना है काल को। और काल में हमने कहा कि पहले इकाई में हमने काल क्या होता है, कलेति इति कालः, कल्यति इति कालः। काल का मतलब, समय का मतलब होता है परिवर्तन, जो कि प्रकृति का स्वभाव प्रगतिशील होना है। प्रकृति का स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका रूप कैसा है, निरंतर परिवर्तन होना। क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ऐसा नहीं है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कुछ होता ही नहीं है। उसी को हम प्रकृति के जो स्वरूप है उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं काल। कहें कि प्रकृति के स्वरूप अर्थात परिवर्तन को हम समझ रहे हैं, परिवर्तन को समझ रहे हैं। इसमें हमने कहा कि काल जो होते हैं 2 इसके खंड होते हैं, अखंड, सखंड, संहारक, कलनात्मक, गणनात्मक, 2 भाग। फिर जो हमारा दूसरा भाग जो था उसके भी 2 भाग हैं, अमुहूर्त, मुहूर्त, माइक्रो टाइम, मैक्रो टाइम, सूक्ष्म समय, स्थूल समय। जो हमारा सूक्ष्म समय था उस पर हमने बात कर लिया, सूक्ष्म दोनों समय की हमने बात कर ली है। लेकिन अब यही क्रम पर आगे क्या है, समय को आगे बढ़ रही है। काल नामक दूसरे खंड में हम प्रवेश किए, तो आगे ही समय की ही अभी भी हम समय की ही बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे सप्ताह की,
हम बात करेंगे सप्ताह की। अब यहाँ पर समय को समझने उससे पहले महत्वपूर्ण बात और है, संध्या नाम सुना होगा हमने, संध्या। मुहूर्त नाम हमने सुना है, मुहूर्त, मुहूर्त, तो बात समझे, मुहूर्त और मुहूर्त, प्रकट मुहूर्त, ये मूर्ति बनती, तो मूर्ति, मूर्त से मूर्ति से बनता है, मूर्त से ही मूर्ति शब्द बना है, प्रतिमा बना है, मूर्ति प्रतिमा। यहां पर मुहूर्त कह रहे हैं, मुहूर्त, संध्या, ये सब क्या है, समय है, काल है। ये थोड़ा उस समय जो सभ्यता संस्कृति थी उस समय इसको संध्या कहते थे, इसको हम मुहूर्त बोलते थे, वेला बोलते थे, प्रहर बोलते थे। है क्या वो? समय, समय का छोटा छोटा हिस्सा, समय की छोटा छोटा भाग को हम बोलते हैं। अब संध्या क्या है? संध्या जिसे हम कहते हैं सुबह शाम संध्या की बात करते हैं, दो स्थितियों के मध्य का जो अवकाश है उसको हम संध्या कहते हैं। कहें आने वाली श्वास और जाने वाले श्वास के मध्य में जो अवकाश है उस अवकाश को कहते हैं संध्या। संध्या का मतलब ये होता है, संध्या का मतलब क्या होता है कि जो सांस आ रही है, श्वास जा रही है, इसके मध्य में अवकाश, इसके मध्य में जो रिक्तता जो है, उन दोनों के मध्य में जो स्थिति है उसका नाम है संध्या। कितने समय तक होता होगा? अब आने वाली श्वास है, जाने वाली श्वास के मध्य में जो अंतराल है उसको हम संध्या कह रहे हैं, तो उसके मध्य में जो बीच में जो समय जो है उसको हम संध्या कह रहे हैं। है क्या? समय की तो बात कर रहे हैं, समय की तो बात कर रहे हैं। ध्यान में जब जाते हैं तो श्वास बहुत धीरे चलने लग जाती है, श्वास पर अगर ध्यान जाएगा तो धीरे श्वास धीरे धीरे कम और धीरे और शीतल और शीतल। जैसे शरीर को शीतल करेंगे, पूरे शरीर को शीतल कर देंगे, पूरे शरीर को शीतल करेंगे, कहेंगे कि हम शरीर को हम आदेश देंगे शरीर शीतल हो रहा है, या कहेंगे कि शरीर शीतल हो रहा है, ऐसा हम संबोधन करेंगे। शरीर शीतल हो रहा है तो शरीर शीतल होता है, तो कहेंगे सांस भी शीतल हो रही है, श्वास भी शीतल होनी प्रारंभ हो जाती है। फिर आगे कहेंगे मन भी शांत हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है, तब जाके फिर वो प्रभु से मुलाकात इस स्थिति में होती है जब मन शांत हो जाता है। इसका नाम ध्यान है। बीच जो रुकावटें आ रही है उनको हटाने का नाम ध्यान, कोई क्रिया नहीं है, ना कुछ करना का नाम ही ध्यान है। विचारों का शून्य हो जाना और वस्तु के साथ एक हो जाना का नाम क्या है? ध्यान है, मेडिटेशन है। लेकिन श्वास जो आ रही है, श्वास जा रही है, मध्य में जो अवकाश उसको संध्या, दो स्थितियों के मध्य का जो समय है उसको संध्या कहते हैं। तो हमने कहा है समय, काल की बात कर रहे हैं, और काल क्या है? परिवर्तन था प्रकृति का स्वरूप। अब जैसा मन का भी स्वरूप क्या होता है? निरंतर परिवर्तन जाता है, निरंतर बदलता रहता है, चंचल होता है, उसको हम चंचल हम कहते हैं, उसको भी अर्जुन चंचल कहता है। निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर बदलता रहता है, कभी ये कभी कभी वो कभी कभी वो। परिवर्तन, परिवर्तन को देखना कि अच्छा ठीक, बहुत ज्यादा परिणाम को नहीं, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म पढ़ने को देखना, परिवर्तन को देखना कि परिवर्तन हो रहा है। जन्म हो गया, जन्म के साथ मृत्यु भी दिख जानी चाहिए, क्योंकि दोनों साथ घटना पर जा रही है। अब हमारी दृष्टि अगर नहीं, अंतर्दृष्टि हमारे पास नहीं हो रही है, लेकिन हो तो रही है वो साथ ही। बुद्ध को पता नहीं था, बुद्ध के बारे में कहते हैं कि बुद्ध के बारे में मृत्यु से दूर रखते थे, जिसके बारे में मतलब कोई भी बूढ़ा हो जाए, कोई भी मतलब जवान व्यक्ति, कोई भी जैसे पुष्प भी है मुरझा गया तो ये चीज को मत दिखाना, ये चीज भी मुरझाती है। तो बुद्ध का अंतर्दृष्टि, तो बुद्ध ने देख दिया कि ये तो यहाँ हो रहा था, तो हो ही रहा है, चाहे 10 साल में, चाहे 20 साल में, 25 साल में होने का मतलब होता है हो तो रहा है ना। तो परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा, वो परिणाम होगा, वो तो पूरा इसका रिजल्ट होगा, वो परिणाम हमें दिखाई देगा। लेकिन हो तो आज ही रहा है ना, वो तो इसी क्षण रहा है, तो नीचे रूपांतर हो गया। तो पहला जो इकाई होती है संध्या की हम बात करते हैं, संध्या। दूसरा आता है मुहूर्त, अर्थात समय ही है। तीसरा आता है वेला, चौथा आता है प्रहर,
5वां आता है अत्र, हमने इसको नाम दिया है अत्र, मतलब प्रातःकाल, सुबह, दोपहर, यानी कि दिन को हमने बांटा 3 हिस्से करे, 4 तियां 12, 3 घंटे का हमने 4 घंटे का हमने 3 को बांटा, 4 4 12, यानी कि 4 घंटे का प्रातःकाल, 4 घंटे का सुबह, 4 घंटे का दोपहर, तो 4 तियां 12 अर्थात दिन को हमने बांटा। इसी बात से रात को हमने फिर 3 हिस्से करे इसको 4 घंटों में, सायंकाल, शाम, रात्रि, 4 4 8 4 तियां 12, तो ऐसे हमने ऐसे रात को भी बांट दिया हमने, तो इसको हमने कहा अत्र। संध्या मुहूर्त वेला प्रहर अत्र, दिन रात, दिन और रात ये भी समय है। फिर बात करते हैं तिथि, फिर बात करते हैं वार, फिर बात करते हैं अहोरात्र, फिर बात करते हैं सप्ताह, फिर बात करते हैं पक्ष, फिर बात करते हैं मास, और मास के अंदर थोड़ा कभी अधिमास 6 मास भी आ जाता है, तो अधिमास और 6 मास वो भी सब जगह करेंगे भाई, समय तो है वो भी। फिर आता है ऋतु, फिर आता है अयन, फिर आता है गोल, फिर आता है वर्ष, फिर आता है सप्तवर्ष, फिर आता है दशक, फिर आता है 14 वर्ष। अब हम समय को बांट रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि प्रत्येक 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं समय में, कि हमने 7 वर्ष में अपने आप को समय का खंड कर देते हैं, उसको पड़ाव में छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, छोटे छोटे भाग उसको कर देते हैं। 7 वर्ष में पूरा शरीर पूरा का पूरा बदल जाता है, इसलिए 7 वर्ष की भी हम गणना करेंगे। फिर 7 ही क्रम में एक सीरीज बन जाएगी, 7 की, 14 की, फिर 21 की, फिर 21 के मतलब फिर हम कहते हैं सिल्वर कहते हैं, फिर गोल्ड कहते हैं, सिल्वर हो गया। उसके बाद फिर 28 साल का, फिर 35 साल का, फिर 42 साल का, फिर मध्य में गोल्ड आ गया, फिर उसके बाद 49, फिर आएगा गोल्ड, फिर आएगा गोल्ड के बाद फिर आएगा फिर 56 का आएगा, फिर 63 का आएगा, फिर 70 का आएगा, फिर आएगा जुबली, फिर आएगा डायमंड। तो 100 साल का फिर हम शताब्दी बोलते हैं, सदी बोलते हैं, जैसे कहते हैं 21वीं सदी, क्योंकि अब 100 साल जब पूरा उसको हम सदी कहते हैं। 21वीं सदी चल रही है, हम 21वें सदी में है, 21वें सदी में है, सुना था सदी 21वें सदी में है हम हैं, यानी कि 20वीं सदी में पूर्ण कर लिए, 21वीं हम कहते हैं 21वें सदी में है, 21वें सदी में, 21वें सदी में है, यानी कि 2021, यानी कि 2000 जो हुआ था उसके मध्य में क्या है, अभी केवल 21 साल हुए हैं, अभी केवल 20 साल 21 तो चल रहा है, 21 में गणना कर रहे हैं 21, तो ऐसे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 2100। अब कहेंगे कि हमारी शताब्दी जो है पूर्ण हो चुकी है, 21वीं सदी पूरी हो चुकी है, 21वें में चल रहा था, अब कहेंगे 21वीं सदी पूरी हुई, अब 22वें में प्रवेश हम करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2101, 2102, वे 2000 हम 2021 बोलते हैं ना, वैसे 2001, 2101, 2102, 2103, ये तो 100 साल की क्या होती है, शताब्दी होती है, सदी इसको हम कहते हैं। तो ये समय है, फिर आगे आगे और भी समय होता है, आगे तो फिर होता है 100 का, फिर आगे हमारा होता है फिर युग, 4,32,000 पर युग, फिर जो उसका द्वापर होगा दुगना होगा इस युग का, कलयुग को हम कलयुग बोलते हैं, कलयुग कहें, सतयुग कहें, द्वापर कहें, त्रेता कहें, वो भी समय ही है, वो भी क्या है, समय है। फिर उसके आगे फिर और जाते हैं 4 युगों का युग, कलयुग 4,32,000, कलयुग का दुगुना द्वापर, त्रिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग, 4 का युग महायुग बना, फिर महायुग के बाद मनु,
71 महायुग के बाद एक मनु होता है, मनवंतर होता है, संध्या, फिर वहां भी संध्या कहते हैं। संध्या यानी कि जो हमारा सतयुग जो है उसके मान के बराबर होता है। सतयुग के मान पर संध्या होती है। इस हिसाब से फिर हम कहते हैं कि 1000 महायुग के बाद क्या होता है, एक कल्प होता है। 1000 महायुग के बराबर एक कल्प होता है। हमने कहा कि 1000 था, एक कल्प में कितनी होती हैं, 14 मनवंतर और 14 संधियां प्लस एक कल्प की संधि, यानी कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं। उसका भी हमने हिसाब किया है कि इंद्र सब बदल जाते हैं, सब इतने मनु आते हैं। अभी वैश्वत मनु चल रहा हमारा, हम संकल्प में कहते हैं कि वाला तो वैश्वत मनु अभी चल रहा है, तो मनु भी बदल जाते हैं। 71 महायुग के बाद एक क्या होता है, 71 महायुग के बराबर एक मनु होता है। अर्थात एक कल्प में क्या होते हैं, 1000 महायुग होते हैं। एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। तो ये भी तो समय है। समय नहीं क्या कहेंगे और काल है कहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा बहुत बड़ा समय बहुत बड़ा हो रहा है, तो वही समय का दीर्घ रूप हम काल कह रहे हैं। फिर और समय आगे बढ़ता है, कल्प के फिर 2, ये तो कल्प ब्रह्मा का भी एक दिन हुआ है। इतना ही क्या होता है, ब्रह्मा का एक रात होती है। जैसे हम दिन रात 12 घंटे अनुमान बात करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा का दिन रात, मतलब एक कल्प बराबर एक दिन हुआ, एक कल्प बराबर क्या हुआ, एक रात हुई। लेकिन 2 कल्प के बराबर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। एक तो डे हम कहते हैं, जो वहाँ अहोरात्र होता है, असली में कहें तो एक अहोरात्र होता है। हमारी भाषा में दिन ही कहते हैं ना, तो दिन का मतलब 12 घंटे नहीं, एक अहोरात्र। एक कल्प पर 2 कल्प के बराबर क्या होता है, एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र ही कहना पड़ेगा उसको। सप्ताह कहते हैं, सप्ताह में हम जो अहो दिन को दिखाता है, 7 दिन को हम सप्ताह कहते हैं। यहाँ पर भी सप्ताह को हम सप्ताह भी कह रहे हैं, दिन ही कहते हैं। ये सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 अहोरात्र को हम सप्ताह कहते हैं। तो ऐसी कल्प हो गया, 2 कल्पों के बराबर हो गया, एक दिन हुआ। अब यहाँ पर भी वैसे नियम, अभी एक दिन हुआ है, फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम वर्षों की गणना करते हैं, इस हिसाब से फिर एक दिन का होगा, फिर 365 दिन होंगे, एक वर्ष होगा। ऐसे ही ब्रह्मा के भी 100 वर्ष होते हैं। उसका फिर ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। और ब्रह्मा के बदलने के बाद फिर दूसरे ब्रह्मा आएंगे जी। तो ब्रह्मा की आयु अभी कौन, जो ब्रह्मा जो वर्तमान में, उनकी आयु कितनी है। अब ब्रह्मा की जो पूर्ण आयु जो हम 100 वर्ष कहते हैं, उसको भी हमने 2 हिस्से कर रखे हैं। और उसके आधे हिस्से को हम बोलते हैं परार्ध, यानी कि 50 वर्ष की आयु को बोलते हैं परार्ध, और उसके आधे हिस्से को फिर परार्ध बोलेंगे, द्वितीय परार्ध। तो पहला 2 हिस्सा है कि 50 वर्ष का जो वर्ष ब्रह्मा का है, उसको हम परार्ध कह रहे हैं, यानी कि 50 वर्ष के मान को परार्ध बोल रहे हैं। ये भी 50 इसको भी परार्ध बोला, लेकिन प्रथम परार्ध हो चुका है, द्वितीय परार्ध में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 51 वर्ष में चल रही है अभी। फिर ब्रह्मा भी जब 100 पूरा हो जाएंगे, तो फिर ब्रह्मा बदल जाएंगे, फिर और ब्रह्मा आएंगे। समय के फिर ये आगे के जब बढ़ जाता है, लेकिन इतनी तीव्र गति से हम बढ़ जाते हैं कि समय के जब हम बाहर हो जाते हैं, तो फिर शाश्वत में छलांग लग जाती है, फिर समय भी वहाँ पर शून्य। तो हमें होना पड़ता है समय, टाइमलेस। हमने कहा कि टाइम इज माइंड, यानी कि मन जब शून्य हो जाता है, मन जब अनुपस्थित हो जाता है, तो आत्मा प्रकट होती है, और वही फिर हमारे लिए क्या बनता है, शाश्वत सनातन हो जाता है। फिर वहाँ पर समय की बात नहीं होती है, क्या होती है, शाश्वत सनातन की ही बात होती है, फिर वहाँ समय की मतलब नहीं है। तो आज की जो हमने बात इतने में बताया, इसका मतलब ये था कि हम यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इकाई 3 में जो दिया गया है, उसमें सप्ताह के बारे में समझेंगे। सप्ताह मतलब 7 अहोरात्र की हम बात समझेंगे, यानी कि जब पृथ्वी जो है अपने एक अहोरात्र में, एक कील में जो है 23 घंटा 56 मिनट 40 सेकंड में अपनी कील अपनी कील पर अपने घूर्णन को कर लेती है, उसको हमने कहा अहोरात्र। इसी प्रकार से पृथ्वी अगर अपने कील में अगर 7 बार घूम जाती है, जो वसुधा जो है घूम जाती है, उसको हम कहते हैं सप्ताह। 7 अहोरात्र के मान के बाद हम यानी कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर, अपने कील पर 7 बार घूमना जो हो जाता है, उसको कहते हैं सप्ताह, उसको कहते हैं वीक। फिर उसके बाद पक्ष आता है, उसके फिर मास आता है, फिर मास के अंदर भी कभी अधिक हो जाता है, मतलब कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये सब है क्या, समय है, सब हम काल को समझ रहे हैं। तो सप्ताह क्या होता है, सप्ताह जो है 7 जो हो 7, जहां पर हम 7
अहोरात्र की मतलब पृथ्वी की अपने कील में 7 बार घूमने की जो हम गणना करते हैं उसको हम कहते हैं सप्ताह। पृथ्वी अपनी कील में क्या करे, 7 बार घूम जाए, 7 बार परिक्रमा कर ले, उसको हम सप्ताह कहते हैं, उसको हम वीक कहते हैं। एक दिन में घूमते उसको एक अहोरात्र कहते हैं। अगर आधी घूमेगी तो उसको हम दिन कहते हैं, और आधी फिर घूमेगी उसको हम रात कहेंगे। तो आधा आधी जो घूमी उसको हम कहते हैं अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र वो कहते ही नहीं, हम तो दिन ही कहते हैं भाई। बता देना दिन काम चल जाता, हम कर लेते हैं दिन की बात। वाकई में कहेंगे उसको अहोरात्र। अगर वाकई में सत्य में अगर कहें तो वाकई में क्या होता है, सत्यता क्या होती है इसकी, अहोरात्र हमें कहना चाहिए, अहोरात्र ही कहना चाहिए, दिन से नहीं। दिन का मतलब 12 घंटे होते हैं, बोले केवल पृथ्वी आदि की नहीं बात करते हैं, अहोरात्र। तो ऐसे 7 दिन की जब हम बात गणना करते हैं तो उसको हम सप्ताह कहते हैं। फिर इसी प्रकार में अगला आता है पक्ष, फिर आता है मास, मास आता है, अब मास भी जो है हम कह रहे हैं, मास के भी अब सप्ताह हमने कह दिया। अब ऐसे 7 जो अहोरात्र कील ने पृथ्वी ने अपनी कील पर अपने अक्ष पर अपने एक्सेस पर क्या है 7 बार उन्हें घूम चुकी है। जो जो घुमा रहा है इस शक्ति को, हमें कौन घुमा रहा है इसको, हम तो केवल उसको घूम रहा है इसकी हम गणना कर रहे हैं बस, लेकिन घुमाने वाला कौन है, उसको हम कहते हैं परमात्मा, उसको कहते हैं प्रभु। कोई तो है चलाने वाला, उसी को कहते हैं हम परमात्मा। तो चल घूम रही है, हम गणना करें घूम रही कितनी बार घूम रही है, 7 बार घूम रही तो उसको हम सप्ताह बोल दे रहे हैं। और पृथ्वी अगर अब ऐसी 14 बार घूम जाए तो, 15 बार घूम जाए तो उसको हम कहते हैं पक्ष। अगर ऐसे ही पृथ्वी फिर 15 बार घूम जाए तो फिर उसको पक्ष कहेंगे। अब लेकिन अलग अलग पक्ष का नाम दे देंगे हम। अब हम पहले वार की बात करें। हाँ ठीक है, वार बार घूमी तो हमने कहा उसमें 7 ग्रह थे, तो 7 ग्रह हमने 7 वार रख दी, सबको एक हमने दिन बांट दिया। सूर्यवार दे दो, एक दिन चंद्रवार दे दो, एक दिन मंगलवार को दे दो, एक दिन बुध ग्रह को दे दो, बुधवार कह दो, एक दिन गुरु को दे दो, बृहस्पतिवार बोल दो, शुक्र ग्रह को दे दो, शुक्रवार बोल दो, शनि ग्रह को दो शनिवार बोल दो। इसलिए 7 वार हमने कहा। देखिए 7 समय की हमने गणना की, 7 पृथ्वी अपनी कील में 7 बार घूमने की जो हमने बात की, उसको हमने सप्ताह, उनको हमने कहा 7 ग्रह के हिसाब से 7 दे दिया। अब 7 ही क्यों दिया, 8, 9, 10 क्यों दिया? हो सकता है हमारे पास क्या हो, 7 ही ग्रह में, उसमें जो ऋषि, उसमें जो सभ्यता संस्कृति हो, उसमें क्या था, उनको 7 ही ग्रह दिखे हो, 7 ही ग्रह दिख रहे हो, 2 ग्रह राहु केतु उनकी छाया दिख रही हो, बाकी अन्य ग्रह और उतना साधन नहीं होगा कि हम उसको देख पाए। कोई ऐसे दूरबीन, कोई ऐसा टेलीस्कोप हमारे पास नहीं होगा, कोई ऐसा साधन नहीं होगा जिसमें देख पाए, इसलिए मैंने 7 कहा। बाकी से पाठशाला में पाठशाला में बात करिए। मानना नहीं जानना, आनंद मस्कुरा जीवन जीना है। मेरी बातों को मेरी शांत सुना, बहुत बहुत अनुग्रह, अंत में सब बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, स्वीकार